हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फुल डिटेल के साथ एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा और वहाँ से भी देख सकते हैं, या आप इस वीडियो को देखने के बाद अंत में आपको वो वीडियो का आपको पेज आएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 और इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इस चारों में से बताना है कि किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह जिसे विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है शुक्र ग्रह, बी में मंगल ग्रह, सी में बृहस्पति ग्रह और डी में वरुण ग्रह। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह या विल्ड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो शुक्र ग्रह के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दें तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। अगर पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है तो आपको शुक्र ग्रह आंसर लगाना पड़ेगा। और आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन है तो ये भी आपको शुक्र ग्रह ही आंसर लगाना पड़ेगा। और जो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी पूछा जाए तो आपको शुक्र ग्रह भी आंसर लगाना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब जो आपको एसएससी के लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, ये कितना बार रिपीट हो चुका है। और आपको शुक्र ग्रह के बारे में और बता दूं कि यह कभी कभी आकार और द्रव्यमान की समानता के कारण पृथ्वी के बहन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी के बहन किसे कहा जाता है तो आप शुक्र आंसर वहां पे लगा सकते हो, वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। और आपसे एग्जाम में पूछे कि सुबह का तारा और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। और यह घने बादल के आवरण से घिरा हुआ है, इसलिए इसे बिल्ड प्लेनेट जिसे घुमा हुआ ग्रह कहा जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। बिल्ड प्लेनेट का अर्थ होता है कि घुमा हुआ ग्रह। और बात करें कि यह सूर्य से दूसरा ग्रह है, कौन है तो शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। और यह भी यूरेनस की तरह अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त घूमता है। अगर पूछा जाए कि आपको कौन से ग्रह जो यूरेनस की तरह धुरी पर दक्षिणावर्त घूमती है तो वो आपको आंसर लगाना पड़ेगा शुक्र। आई होप आप लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन का फुल डिटेल्स आप समझ लिए होंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः कहाँ जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बेकिंग सोडा दे दिया है, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। बात करें बेकिंग सोडा तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे रासायनिक सूत्र का में है कि NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र रहने वाला है। और यह इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आमतौर पर बेकिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें बेकिंग सोडा में मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट पेट में अम्ल को शीघ्र बेअसर कर देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और बात करें कि इसका उपयोग बेकिंग उत्पादों जैसे कि केक, कुकीज आदि में किया जाता है। किसका तो बेकिंग सोडा का। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है तो आपको याद रखना है कि NaHCO3 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में कह रहा है कि पाकलदुल पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये जो पाकलदुल पनबिजली परियोजना जो स्थित है तो यह आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित पनबिजली परियोजना स्थित है। और बात करें कि यह पनबिजली परियोजना वर्तमान में द्रांगधुरन गांव में निर्माणाधीन है, यानी कि जम्मू कश्मीर के किस गांव में तो द्रांगधुरन गांव में यह निर्माण अधीन यानी कि स्थित है। और बात करें कि यह परियोजना जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज जिसे PMDP कहा जाता है इसका हिस्सा है। और उम्मीद है कि इस परियोजना से एक वर्ष में 3,330 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा। अनुमानित लागत है 81.12 मिलियन रुपए। ठीक है। और बात करें कि इस परियोजना का निर्माण चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा मरुसर नदी पर किया जा रहा है, जो चिनाब नदी का सहायक नदी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में कह रहा है कि भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है जहां आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है 4 का।
भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत है, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। और बात करें कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक सामान्य रूप है। क्या है? तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का सामान्य रूप है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब अधिक लोग आवश्यकता से अधिक नौकरी में लगे हुए हो। और बात करें कि 1950 के दशक में उत्तराधार किए गए एक अध्ययन ने बताया कि भारत में 1/3 कृषि श्रमिक प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार है। ठीक है। और बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहां एक व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन एक भी पाने की सक्षम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्वेश्चन है कि स्तन हार्मोन है, तो यह जो स्तन संत्रवण हार्मोन कौन है? तो जो आपको इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो किसी में दिया कि ऑक्सीटोसिन, ये आपको रहने वाला है। तो जो स्तन स्रावन का अर्थ है कि माँ के दूध का स्तन के वायु कोश के स्तन की नलिकाओं में और निप्पल से बाहर निकलना। ठीक है। जब निप्पल को चूसा जाता है तो दूध बनाने वाले ऊतकों पर प्रोलैक्टिक कार्य करता है। क्या करता है? तो प्रोलैक्टिक कार्य करता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन को बाहर धकेलने या दूध को स्तन स्रावन करने का कारण बनता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में कौन मोतीलाल नेहरू के साथ साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो आपको इस चारों में से बताना है कि कौन सह संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला चित्तरंजन दास, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CR दास ने एक अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और स्वराज पार्टी के सह संस्थापक के रूप में कार्य किया। ठीक है। उन्हें देश बंधु या राष्ट्र के मित्र के रूप में भी जाना जाता है। किसको? तो यह CR दास को जाना जाता है। उन्होंने 1917 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के दौरान सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। ठीक है। कब किया? तो 1917 में किया। एक वकील के रूप में उन्होंने 1908 ईस्वी में अलीपुर बम कांड में अरबिंदो घोष का बचाव किया। ठीक है। उन्होंने अरबिंदो और बिपिन चंद्र पाल के साथ अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम में भी योगदान किया। कौन किया? तो CR दास ने किया। उन्होंने मालांचा और माला नामक 2 खंडों में अपना कविता संग्रह प्रकाशित किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1919 में उन्होंने मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधारों की आलोचना की, जिनका उद्देश्य भारत में एक दोहरी सरकारी प्रणाली या द्विशासन की स्थापना करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि डेंगू किसके कारण होता है? तो डेंगू जो बीमारी होता है, यह जो बीमारी होता है तो यह होता है विषाणु के कारण, यानी कि वायरस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डेंगू जो है विषाणु द्वारा संचित और मच्छर जनित वायरल बीमारी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि डेंगू विषाणु को मादा मच्छर द्वारा प्रेषित किया जाता है, यानी कि जो डेंगू जो होता है, जो मादा मच्छर द्वारा इसे काटा जाता है तो डेंगू फैलता है, जिन्होंने एडिस इजिप्टी कहा जाता है। ठीक है। और ये डेंगू मच्छर हर जगह, जैसे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह होता है, पाए जाते हैं। ठीक है। और आमतौर पर दिन के समय काटते हैं। कब काटते थे? दिन के समय काटते हैं, और रात में अपवादित है कि रात में भी काटेगा। ठीक है। ये मच्छर सुबह और शाम अपनी सक्रियता के चरम पर पाए जाते हैं। ठीक है। और संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने के 6 से 10 दिनों के बाद ही बीमारी के लक्षण विकसित हो जाता है, यानी कि जब आपको डेंगू मच्छर काटेगा तो आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, आपको 6 से 10 दिन में आपको पता चलेगा उसका लक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्ले यह है हॉकी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित है। और धनराज पिल्ले का जन्म की बात करें तो 16 जुलाई 1968 में एक सेवानिवृत्त भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी और भारतीय राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान है। ठीक है। और वह वर्तमान में एयर इंडिया लिमिटेड के साथ उप महाप्रबंधक, जिसे DCM कहा जाता है, इसके रूप में काम कर रहे हैं। और वह मुंबई में स्थित संयुक्त सचिव के रूप में एयर इंडिया स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड की देखभाल भी करते हैं। और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। किनको? तो धनराज पिल्ले को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का कि मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो मुगल दरबार के जो वृत्तांत है, यह जो लिखे गए थे तो यह फारसी भाषा में लिखे गए थे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुगल दरबार का वृत्तांत फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है। और जैसे मुगल वृत्तांत अकबरनामा
फारसी में लिखा गया तथा बाबरनामा बाबर की आत्मकथा को तुर्की में फारसी में बाबरनामा के नाम के अनुवाद किया गया। ठीक है, बाबरनामा की आत्मकथा तुर्की में लिखा गया और फारसी में इसको अनुवाद किया गया। किसको? तो बाबरनामा को किया गया। और बात करते हैं हिंदी और अरबी फारसी के मेल से जो भाषा बनी वह उर्दू कहलाई। ठीक है, कौन थे? हिंदी और अरबी फारसी के मेल से बना तो क्या कराया? तो उर्दू कहलाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, और मुगल काल के इतिवृत्त लेखक ज्यादातर दरबारी थे। क्या थे? दरबारी थे। और बात करें तो मुगल मूल से चगताई तुर्क थे। क्या थे? चगताई तुर्क थे। और तुर्की उनकी मातृभाषा भी, इसलिए पहले शासक बाबर ने इस भाषा में कविता और उनके स्मरण लिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 10 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यालय का इस्तीफा किसे पत्र लिखकर दे सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है जो अपने कार्यालय का इस्तीफा जो पत्र लिखकर दे सकते हैं तो ये दे सकते हैं राष्ट्रपति के, यानी कि प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 124 से 147 के तहत संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है क्योंकि वह आवश्यकता मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो आपको इस चारों में से आपको बताना है कि सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष थी, कब थी और किस अधिवेशन की थी? तो इसका राइट आंसर आपको रहने वाला है सी, इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो 11 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सरोजिनी नायडू के बारे में बात करें तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और वह 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। उन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, वह भारत के प्रभुत्व में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला है। ठीक है, और बात करें तो वह 1947 में संयुक्त प्रांत की गवर्नर बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक भ्रंतोस्त पर्वत नहीं है? तो इस चारों में से बताना है कि भ्रंतोस्त पर्वत इस चारों में से कौन नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर डी में आपको यूराल पर्वत दिया है ये आपको भ्रंतोस्त पर्वत नहीं है। तो 12 का डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। बात करें कि भ्रंतोस्त पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जिनका मध्य भाग कम ऊंचाई का होता है और दोनों तरफ के हिस्से अधिक ऊंचाई के होते, इसे भ्रंतोस्त पर्वत कहते हैं। ठीक है, और मध्य भाग को दरार घाटी के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? दरार घाटी के रूप में जाना जाता है। और ब्लैक फॉरेस्ट जिसे जर्मनी, साल्ट रेंज पाकिस्तान, विंध्य और सतपुरा भारत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण थे। कौन कौन से हैं? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में, विंध्य और सतपुरा भारत में, ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, और यूराल एक वलित पर्वत है। वलित पर्वतों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण चट्टानों में सिलवटें आने के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है क्वेश्चन नंबर 13 में है कि पुस्तक बी आर डिस्प्लेट्स माय जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक हो जाएगा तो ये मलाला यूसुफजई इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी 13 का इसका आंसर हो जाएगा। और पुस्तक बी आर डिस्प्लेट्स माय जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड के लेखिका कौन है? तो मलाला यूसुफजई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पुस्तक उनके जीवन और पाकिस्तान के विस्थापित होने पर आधारित है। क्या है? तो उनके जीवन और पाकिस्तान के विस्थापित होने पर आधारित यह पुस्तक है। और उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बच्चे के अधिकार के लिए उनकी लड़ाई के लिए 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों के अधिकार के लड़ाई के लिए। कब? तो 2014 में उसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? तो मलाला यूसुफजई को किया गया। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि क्वेश्चन नंबर 14 की निम्नलिखित में से किस युग्म में दोहरा परिसंचरण पथ
होता है। तो इस चारों में से बताते हैं किस में दोहरा परिसंचरण पथ होता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है पक्षी और स्तनधारी में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो 14 का बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। और जो पक्षी और स्तनधारियों का दोहरा परिसंचरण होता है ये इसका राइट आंसर है। और इस मार्ग में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का मिश्रण नहीं होता है। क्या होता है? तो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का मिश्रण नहीं होता है। और निलय इसे मिश्रण के बिना बाहर पंप करते हैं, जिसका अर्थ कि इन जीवों में दो अलग अलग परिसंचरण पथ मौजूद होते हैं और अतः इन जानवरों को दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बैल और भालू, जिसे कि बुल और बेयर कहा जाता है, शब्द किसके साथ जुड़े हैं। तो बैल और भालू जो जुड़ा हुआ होता है इस चार में से आपको बताना है। आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कि सट्टेबाज। सट्टेबाज को बैल और भालू के शब्द से के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी। 15 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक स्टॉक मार्केटिंग इक्विटी मार्केट या शेयर बाजार खरीदारों और स्टॉक के विक्रेताओं, जिसे शेयर भी कहा जाता है, का एकत्रीकरण है जो व्यवसायों पर स्वामित्व के दरबारों प्रतिनिधित्व करता है। इनमें सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूता, साथ ही साथ स्टॉक केवल निजी तौर पर कारोबार करने वाली कंपनी जैसे कि निजी कंपनियों को शेयर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे। तो ये चारों में से बताना है कि हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी नंबर, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद के संस्थापक थे। ठीक है, और 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के पूर्वी तट पर हैदराबाद नामक एक शहर का निर्माण किया और वह एक सक्षम प्रकाशक था और उनका शासन कुतुब शाही वंश के उच्च बिंदुओं में से माना जाता था। और वह 1565 में पैदा हुए सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह के तीसरे पुत्र थे और उन्होंने प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण कराया। किसने करवाया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया। हैदराबाद तेलंगाना का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और पूरे दक्षिण मध्य आंतरिक भारत के लिए प्रमुख शहरी केंद्र है। और 1956 से 2014 तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के निर्माण के साथ इसे दोनों राज्यों की राजधानी के रूप में फिर से डिजाइन किया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने के लिए चर्चा में रहने वाले कलाकुरुचि लकड़ी की नक्काशी निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है तो ये तमिलनाडु इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के करुपुर कमलकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि लकड़ी के नक्काशी को जीआई टैग मिला है। ठीक, और कलाकुरुचि लकड़ी की नक्काशी कलम, तार के तने, खजूर के पेड़, बांस की छड़ियों से बने ब्रश और नारियल के पेड़ के तनों का उपयोग करके की जाती है। ठीक है, और यह प्रमाण पत्र भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम पुम्पुहर द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर जारी किया गया था। और बात करें ये नक्काशी डिजाइन और गहनों के लिए भी जानी जाती है और ये मदुरै क्षेत्र के लिए स्थानीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट कौन सा गठन प्रकाशित करता है। तो यह जो ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जो जारी करता है तो यह जारी करता है तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी। तो 18 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया था और हाल के वर्षों में जलवायु मुकदमेबाजी में के मामले बढ़ गए। क्या है? तो हाल के दिनों में जलवायु मुकदमेबाजी क्या हो गया? तो इंक्रीज हो गया, यानी कि बढ़ गया है। और 26 जनवरी 2021 को जारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे यूएनईपी की रिपोर्ट में पाया गया है कि पिछले 3 वर्षों में जलवायु मामले लगभग 2 गुने हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने 2023 में पार्टियों के 28 सम्मेलन यानी कि 28वें सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किस देश की घोषणा की है। तो यह जो घोषणा की है तो यह यूएई की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका रहने वाला यूएई। ठीक है,
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने घोषणा की है कि यूएई 2023 में पार्टियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 28वें सम्मेलन की कौन था, यूएई, ठीक है। और दूसरी बार वार्षिक वार्ता मध्य पूर्व में होगी और तीसरी बार पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के एक सदस्य द्वारा वार्ता की मेजबानी की जाएगी। और कतर ने 2012 और इंडोनेशिया ने 2007 में मेजबानी की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है कि 20 नंबर कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में भारत की क्या रैंक रही है। तो यह जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो भारत की रैंक रही है तो यह रही है 10 रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 के सी नंबर। और यह भारत के लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में 10वें स्थान पर अपना स्थान बरकरार रखा है। और यह रिपोर्ट जर्मन वॉच द्वारा COP26 के साथ साथ जारी की गई थी और नतीजन समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान एक बार फिर खाली है। और बात करें कि डेनमार्क चौथे स्थान पर और CCPI 2022 में सर्वोच्च रैंक वाला देश है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपको SSC MTS एंड हवलदार के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का आपको टोटल 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट आपको कैसा लगा और इसमें आपको कितना सही हुआ है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो आप देख सके। दोस्तों आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा इस कंटेंट के बारे में कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा है, ठीक है। और आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।